हेलो बच्चों। हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर की। तो इसमें हमने बात की थी कि अगर नेशनल इनकम के साइज़ में अगर चेंज किया जाए तो आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज इसके सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण, है ना। तो राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन होने से आशय है कि राष्ट्रीय आय का एक हिस्से में परिवर्तन करना, जिसके कारण जो समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के पक्ष में जाने, एक वर्ग दूसरे वर्ग के पक्ष में परिवर्तित हो जाए। तो यह परिवर्तन भी जो है दो तरह से होगा। तो पहला परिवर्तन होगा धनी वर्ग के निर्धन वर्ग की ओर इनकम का ट्रांसफ़र करना, और दूसरा जो परिवर्तन होगा वो ट्रांसफ़र होगा निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की ओर इनकम का ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहला जो ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर पीपल, है ना। तो जब राष्ट्रीय आय का हस्तांतरण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर होता है तो आर्थिक विषमताओं में कमी आती है, और इससे क्या होता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस संबंध में बहुत सारे एक तरह से तर्क हैं। वो तर्क कुछ इस तरह के हैं कि यदि समाज का आर्थिक कल्याण देखना है तो उसके लिए कुल आय का परिणाम देखना जो है वो उचित नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि आय का कौन सा भाग उपभोग कार्यों पर व्यय किया जाता है। तो धनी वर्ग से आय का वह भाग जो कि उपभोग कार्य में नहीं लगाया जा रहा है, उसको निर्धन वर्ग में हस्तांतरित करने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और इसका कारण यह है कि निर्धन वर्ग से अधिक जरूरी उपभोग कार्यों पर व्यय करते हैं। फिर इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब इनकम का ट्रांसफ़र हम रिच टू पुअर पीपल की ओर किया जाता है तो धनी वर्ग का जो त्याग करना पड़ता है उसकी मात्रा निर्धन वर्ग को प्राप्त होने वाले जो सेटिस्फेक्शन से कम होती है। तो होता यह है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर धनी वर्ग अपनी आय के छोटे हिस्से को उपभोग पर व्यय करते हैं, इसलिए उनकी जब कुछ आय गरीबों को हस्तांतरित होती है तो इस स्थिति में विशेष कोई अंतर नहीं होता, अर्थात उनकी जो कंडीशन है वो पहले की जैसी ही रहती है ना। तो जब धनी वर्ग से निर्धन की ओर इनकम को ट्रांसफ़र होता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने के स्थान पर कमी होती है। और इस संबंध में भी कुछ तर्क जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब निर्धन वर्ग की आय अधिक होगी तो वह, इसमें कहा गया है कि यदि धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय स्थानांतरित होगी तो निर्धन वर्ग के इस भाग को वो हम कह सकते हैं कि बुरी आदतों में लिप्त हो सकता है और उसको व्यय कर सकता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आर्थिक कल्याण में कमी आएगी, और यही नहीं, निर्धन वर्ग की आदतें और ख़राब हो जाती हैं, जिससे वो अपनी बढ़ी हुई आय के साथ साथ जो पहले आय को भी इन बुरी आदतों पर भी व्यय करने लगता है, जिससे उनका जीवन स्तर है वो और भी निम्न हो जाता है, और इससे आर्थिक कल्याण में और भी ज़्यादा कमी आने लगती है। और फिर एक रीज़न कि प्राय क्या होता है कि निर्धन व्यक्ति जो होते हैं, गरीब व्यक्ति जो हैं, प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इससे वो बढ़ी हुई आय को ठीक प्रकार से खर्च नहीं करते हैं, और उनकी जो रियल सेटिस्फेक्शन भी उनको इससे प्राप्त नहीं होता है। और एक पॉइंट ये भी है कि निर्धन वर्ग की आय बढ़ती है किंतु वह ठीक प्रकार से उसको कंजप्शन या उपभोग पर व्यय नहीं कर पाते हैं ना, जिससे उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, और इससे समाज में जो भावी आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी इतनी तंदुरुस्त नहीं होती है, और इससे भी आर्थिक कल्याण में कमी आती है। तो ये तो मैंने बताया ट्रांसफ़र जो रिच पीपल से पुअर पीपल की ओर होने वाला। अब ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम पुअर टू रिच,
रिच पीपल की ओर है। तो जब इनकम का हस्तांतरण निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की ओर किया जाता है तो इससे आर्थिक विषमताओं में अधिक वृद्धि होती है और निर्धन वर्ग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से भी वंचित रह जाते हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप होता यह है कि इकोनॉमिक वेलफेयर में कमी आती है। तो आय के हस्तांतरण की दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली जो है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत एक वर्ग के व्यक्तियों से क्रय शक्ति लेकर दूसरे वर्ग की व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है और दूसरी जो है वह अप्रत्यक्ष विधि में निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए सस्ती और धनी वर्गों के लिए महंगी वस्तु दी जाने की व्यवस्था रहती है, जैसे राशनिंग व्यवस्था ही और खुले बाजार की व्यवस्था होती है। तो ये तो मैंने बताया किस तरह से चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। अब दूसरा इसी में आता है कि राष्ट्रीय आय में स्थायित्व और आर्थिक कल्याण। अब किसी भी राष्ट्र की आय के स्थायित्व का प्रभाव जो है आर्थिक कल्याण पे पड़ता है और यहाँ पे स्थायित्व का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि एक स्थिर दर पर होती रहे। यदि किसी राष्ट्रीय आय में स्थायित्व पाया जाता है तो आर्थिक कल्याण पर अनुकूल प्रभाव इससे देखने को मिलता है। यदि राष्ट्रीय आय में स्थिर दर से वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिसके अनुकूल प्रभाव होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि होती है और अनेक लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। यदि राष्ट्रीय आय में स्थायित्व नहीं होता है तो इसके बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे बचत है, विनियोग है, पूंजी निर्माण, इन सब में कमी आती है और देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण और इसमें भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव संबंध जो है इसमें पाया जाता है। अब आती है क्वेश्चंस की बात। तो नेशनल इनकम में से प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको तैयार करें, इसके मेथड्स को देखें, नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर को भी देखें और नेशनल इनकम के मेजरमेंट में कौन कौन सी विधियां काम में लाई जाती हैं इनको देखें आप। ये इम्पॉर्टेंट इसकी क्वेश्चन है, तो इसकी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं आप वो भी ज़रा देखें। तो ये भी आते हैं पेपर में, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, तो इसको इस तरह से आपको तैयार करना है।